जावी एक रिजर्व लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और अल्मा रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। ये केंद्र लेबनानी सीमा से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों में विशेषज्ञता रखता है। उन्होंने 15 वर्षों तक आईडीएफ इंटेलिजेंस कोर में सेवा दी, शुरुआत में रिसर्च और एनालिसिस में और बाद में नॉर्दर्न कमांड के साथ। सईद, आज शाम मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप कृपया हमें स्थिति स्पष्ट कर सकें और इजराइल की उत्तरी सीमा पर लेबनान के साथ दोनों तरफ उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान में वर्तमान हालात का वर्णन कर सकें। आईडीएफ या तो अपनी स्थिति बना रही है या येलो लाइन के साथ नियंत्रण की कोशिश कर रही है, जबकि वहां कोई लाइन नहीं है। लेकिन ये सीमा से कभी कभी 1 किलोमीटर तो कभी 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे फिर से एक सुरक्षा क्षेत्र बन रहा है। और वहां लगभग 50 मुस्लिम शिया कस्बे हैं जिन्हें अब आईडीएफ द्वारा नष्ट किया जा रहा है, क्योंकि इन कस्बों में और इनके नीचे हिजबुल्लाह की मौजूदगी है। इसका मतलब है कि दोनों पक्षों के बीच रोजाना आमना सामना लड़ाई और झड़पें होती रहती हैं। जबकि हिजबुल्लाह की मुख्य धमकी FPVS है, जो छोटे ड्रोन होते हैं जिन्हें कभी कभी काफ़ी दूर से लॉन्च किया जाता है, यहाँ तक कि पीली रेखा के अंदर से भी नहीं। और उन्हें ट्रेस करना मुश्किल होता है, इसी वजह से उन्हें रोकना भी मुश्किल होता है। वे बहुत छोटे होते हैं, वे केवल थोड़ी मात्रा में विस्फोटक ही ले जा सकते हैं। वे सैनिकों पर या तो लेबनान में या इजराइल में सीमा के पास हमला करते हैं। तो अवरोधन की कोशिशें अलर्ट का कारण बन रही है, और इसी वजह से हमारे पास हर दिन उत्तर की अलग अलग बस्तियों में सायरन बजते हैं। और कभी कभी, जैसे पिछले शुक्रवार को, हिजबुल्लाह ने जानबूझकर इजरायली बस्तियों की ओर रॉकेट दागे। ये सिर्फ शुक्रवार को आर्या और क्रायोट में हुआ था। तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सामान्य हो रहा है, लेकिन असल में जहां हम रहते हैं वहां युद्ध की आवाजें लगातार आती रहती है। तो क्या आप देख रहे हैं कि 2024 में पिछली लड़ाई के मुकाबले हिजबुल्लाह की रणनीति में कोई बदलाव आया है? हाँ, ये पूरी तरह से अलग है, क्योंकि 2024 में हिजबुल्लाह द्वारा हर बार रॉकेट दागे जाने पर लगभग 20 या 30 रॉकेट होते थे, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा। ये मौजूदा अभियान में नहीं हुआ, और ये कथित युद्ध विराम में भी बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं आपसे सहमत हूँ, जैसा आपने कहा, कोई युद्ध विराम नहीं है। असल में तेल अवीव और बेरूत दोनों के लिए युद्ध विराम है। पहला अपवाद पिछले हफ्ते हुआ, जब रदवान ब्रिगेड के कमांडर की हत्या हुई। लेकिन हिजबुल्लाह की पुनर्गठन की प्रक्रिया को सच में रोकने के लिए ये काफी नहीं है। आईडीएफ की मुख्य गतिविधि दक्षिण पर केंद्रित है। हिजबुल्लाह की मुख्य गतिविधि इजराइल के उत्तर पर केंद्रित है। आपने हिजबुल्लाह की पुनर्गठन की कोशिशों का जिक्र किया। वे अपने हथियार कैसे प्राप्त कर रहे हैं? ये तीव्र लड़ाई का दूसरा दौर है, हालांकि अब ये मार्च और अप्रैल की शुरुआत के मुकाबले थोड़ा सीमित है। लेकिन उनके पास अभी भी रॉकेट्स हैं जिन्हें उन्होंने दागा है, उनके पास अभी भी ड्रोन्स हैं, उनके पास ये APVs हैं। क्या ये खुद बनाए गए हैं या इन्हें लेबनान में तस्करी करके लाया जा रहा है? जहां तक हमें FPVs के बारे में पता है, वे शायद आयात किए गए हैं, लेकिन वे लेबनान में भी इन्हें बनाने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। बाकी भी बनाए जा सकते हैं, हमें पता है। UAV बनाने के लिए छोटे निर्माण वर्कशॉप्स हैं। रॉकेट्स ये आसान है। तो हाँ, और ये या तो बेरूत में या देबका में बनाए जा रहे हैं। जहां तक आयातित की बात है, सीरिया से तस्करी का धंधा अभी भी जारी है, भले ही सीरियाई सरकार उसका कुछ हिस्सा जब्त कर रही है। वहां कुछ तस्कर पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं। ध्यान दे, सीरिया लेबनान सीमा पर न दीवार है न बाढ़। ये सब इलाके की बनावट पर निर्भर करता है। अगर ट्रक पहाड़ियों और घाटियों को पार कर सकता है तो वहां सड़क हो तो संभावना भी है। इसके अलावा शायद समुद्री रास्ता भी सक्रिय है। सवाल खाड़ीरी हवाई अड्डे पर है, क्योंकि अब वहां नियमित ईरानी उड़ानें नहीं आती, सिर्फ राजनयिक आते हैं, और शायद वे कुछ चीजें भी लाते हों। FPV के लिए ध्यान रखें कि आपको सैकड़ों FPV लाने के लिए सिर्फ एक ट्रक की जरूरत होती है, क्योंकि ये बहुत बहुत छोटे होते हैं।
सर, जो तुम बता रहे हो वो सचमुच हैरान करने वाला है। मेरा मतलब है ये लेबनान में दूसरी बार युद्ध विराम है, जैसा कि मैंने बताया 2024 में हुई भीषण जंग के बाद। अब उस समय इजराइल ने अंत में कहा था कि उसने हिजबुल्लाह की क्षमताओं को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। उसके रॉकेट शस्त्रागार का 80% हिस्सा नष्ट कर दिया गया था, जिसमें से ज्यादातर एक ही दिन में एक ही ऑपरेशन नॉर्दर्न इरोज में तबाह कर दिया गया। आप इस बात को कैसे समझाते हैं कि वे ऐसा करने में कैसे सक्षम थे? फिर भी शायद हर हमले में 30 रॉकेट नहीं, लेकिन ऐसे दिन भी थे जब उन्होंने उत्तरी सीमा के समुदायों पर दर्जनों रॉकेट दागे। क्या आपको हैरानी हुई कि वे फिर भी वैसा कर पाए? आप इसे कैसे समझाते हैं? देखिए, ये सब गणित का खेल है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो पहले यानी 2023 में हिजबुल्लाह के पास 75,000 रॉकेट थे। मैं सिर्फ रॉकेट्स की बात कर रही हूँ, इसमें मोर्टार्स, ड्रोन या यूएवी शामिल नहीं हैं। इजराइल में अलग अलग रेंज के लिए और उनमें से कुछ प्रिसीशन गाइडेड मिसाइलें थी 75,000, जिनमें लगभग 80% की कमी आई है। ये हमें लगभग 20,000 तक ले आता है। और हमने दोनों अभियानों के बीच लेबनान में, पूरे लेबनान में, लेकिन ज्यादातर दक्षिण में हिजबुल्लाह के खिलाफ दिन में लगभग 2 बार हमला किया। तो शायद हमने और भी ज्यादा कमजोर कर दिया जब हम फरवरी के अंत में मौजूदा अभियान में दाखिल हुए। उनके पास अब भी हजारों रॉकेट्स हैं, यही आप आज देख रहे हैं। फिर भी हिजबुल्लाह इजरायली समुदायों के खिलाफ हमास जैसा आक्रमण शुरू करने में सक्षम नहीं है। आईडीएफ इजरायली नागरिकों और हिजबुल्लाह के बीच बफर है। स्पष्ट है कि हिजबुल्लाह के सामने कई कठिनाइयां हैं और युद्ध अब भी जारी है। हालांकि जिंदगी सामान्य नहीं है, हमें चीजों को संतुलित नजरिए से देखना चाहिए। आज की स्थिति 2023 से पहले जैसी थी उससे बेहतर है, क्योंकि हम उन्हें हर दिन सीमा रेखा पर देखते थे और अब वे वहां नहीं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। इस वक्त हिजबुल्लाह में कौन फैसले ले रहा है? ईरान और आईआरजीसी की निर्णय प्रक्रिया में कितनी भूमिका है? क्या हिजबुल्लाह स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है या वे तेहरान से मिले आदेशों के अनुसार चल रहे हैं? बिल्कुल भी स्वतंत्र रूप से नहीं। जब तक ईरानी दूतावास बेरूत में सक्रिय है, ईरानियों के लिए हिजबुल्लाह में अपनी भागीदारी जारी रखना बहुत आसान रहेगा। असल में वो बेरूत के अंदर आईआरजीसी का मुख्यालय है और हमने दोनों अभियानों के दौरान ईरानियों की हिजबुल्लाह में ज़मीनी स्तर पर भागीदारी देखी है, चाहे वो पुनर्वास प्रक्रिया हो, निर्णय लेने की प्रक्रिया हो आदि। मैं नहीं कहूँगी कि नईम कासिम पूरी तरह कठपुतली हैं, लेकिन वो हसन नसरल्ला से कमज़ोर हैं और साझेदार नहीं माने जाते। उनका मूल्यांकन हसन नसरल्ला की तरह नहीं किया जाता और हर कोई उनके बारे में ऐसा ही महसूस करता है। फिर भी आप जानती हैं, मुझे यकीन नहीं है कि अगले कुछ सालों में भी ऐसा ही रहेगा अगर वह अगले कुछ सालों तक जीवित रहते हैं। हाँ, मेरा मतलब है, जाहिर है कोई भी उनकी तुलना नसरल्ला से नहीं कर सकता, जिन्हें न केवल लेबनान के सबसे ताकतवर आदमी के रूप में बताया गया था, बल्कि कुछ लोगों ने तो उन्हें ईरान में भी सबसे ताकतवर आदमी कहा था। ऐसा लगता है कि उन्हें धार्मिक नेताओं के मामले में कुछ समस्या है। कमांडरों में से कुछ ही बचे, बाकी ज्यादातर मारे गए। बहुत बड़ी संख्या मारी गई, कम ही बचे। और वे लोग भी जो सेना और राजनीति के बीच में हैं, जो धार्मिक नहीं हैं, जैसे उफिक सफ़ा या मोहम्मद रैद। उफिक सफ़ा नसरारा के लिए विशेष अभियानों का पर्दे के पीछे का आदमी था। उसने इस्तीफा दे दिया था। वो अब भी जिंदा और सक्रिय है। और मोहम्मद रैद एक ताकतवर, मजबूत संसद सदस्य हैं। हाँ, ऐसा ही है। देखिए, नसरल्ला ने इतनी बड़ी जगह छोड़ी है कि उसे भरना मुश्किल है। लेकिन देखिए, अब सबसे साफ सवाल यही होगा कि अगर युद्ध अभी खत्म हो जाए तो हिजबुल्लाह इजराइल के लिए कितना बड़ा खतरा है। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद की हकीकत में मैं ये सवाल नहीं पूछ सकता, क्योंकि हमें पता है कि हिजबुल्लाह अपनी ताकत को फिर से बनाने, दोबारा संगठित होने और फिर से हथियार जुटाने में समय लगाएगा। ये सिर्फ युद्ध विराम की बात नहीं है, ये तनाव कम करने की बात नहीं है। बिल्कुल सही, ये सच है। तो जाहिर सी बात ना करें। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब ऐसा क्या होना चाहिए
ताकि हिजबुल्लाह भविष्य में इजराइल के लिए खतरा ना बने। हिजबुल्लाह को काफी कमजोर होना चाहिए। हम अभी वहां नहीं हैं और दुर्भाग्यवश क्योंकि हमने बेरूत और देपका में अधिकांश हमलों को रोक दिया है, इसलिए यह प्रक्रिया रुक जाएगी। लेबनानी सरकार इतनी मजबूत हो और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का उस पर पर्याप्त दबाव हो। ईरान का इस्लामी गणराज्य गिरना ही होगा, वरना लेबनान में स्थिति नहीं बदलेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दुनिया भर में हिजबुल्लाह की हर वित्तीय गतिविधि का पता लगाना चाहिए। अगर ये सब कुछ एक साथ हो गया तो शायद मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं, लेकिन शायद हम जो हो रहा है उसमें पूरी तरह से बदलाव देखेंगे। फिलहाल एकमात्र जो सच में खिज़बाना से लड़ रहा है वो है इजराइल। लेबनान सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि खिज़बाना का सामना न करना पड़े, और अब तक आपने लेबनान सरकार की तरफ से जो कुछ भी देखा है वो सिर्फ बहुत सकारात्मक बयान थे। सिर्फ बयान देना काफी नहीं। सरित, आपने मुझे अगले सवाल तक सही पहुंचाया। उनमें से एक बयान फरवरी में आया था, जब युद्ध शुरू होने में सिर्फ 1 महीना था। लेबनानी प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने घोषणा की, उद्धरण, लेबनानी सशस्त्र बलों के पास देश के दक्षिणी हिस्से पर पूरी तरह से संचालनात्मक नियंत्रण है। वो साफ तौर पर गलत थे। कुछ कह सकते हैं कि वो झूठ बोल रहे थे। क्या लेबनानी सशस्त्र बल दक्षिण में तैनात होकर संप्रभुता वापस पा सकते हैं और हिजबुल्लाह को निरस्त्र कर सकते हैं? संभावनाएं कम हैं, और मुझे लगता है कि ये जो सिद्धांत या धारणा थी कि हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने की प्रक्रिया दक्षिण से शुरू होनी चाहिए, वो गलत थी। पिछले 20 सालों से लेबनानी सरकार का दक्षिण में कोई नियंत्रण नहीं है। वो इलाका हिजबुल्लाह का है। अगर आप सच में लेबनान को एक संप्रभु राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं तो आपको बेरूत से शुरू करना चाहिए। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बेरूत में कोई हिजबुल्लाह न हो। आपको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशासन में हिजबुल्लाह की घुसपैठ न हो। आप ये कैसे करेंगे? इसके लिए आपको बहुत साहस चाहिए और आपको जोखिम उठाने होंगे, और जैसा कि मैंने कहा, आपको और मजबूत होना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए। लेबनानी सेना में कौन से कमांडर हिजबुल्लाह के साथ मिलीभगत कर रहे हैं हम जानते हैं, और वे अभी भी पद पर हैं। सेना प्रमुख ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह से टकराव से इनकार किया है, यानी समझौते चलते रहेंगे। और हिजबुल्लाह ने पिछले 1 साल या उससे ज्यादा समय में इसका फायदा उठाया है, और जो उन्होंने किया उसमें इन अधिकारियों और हिजबुल्लाह के बीच सहयोग और समन्वय था, और इस तरह उन्होंने लितानी नदी के दक्षिण में हिजबुल्लाह की सैन्य मौजूदगी को छुपाया। निश्चित रूप से लितानी नदी के बाहर जो कुछ भी हो रहा था वह पूरी तरह बेरोक टोक था। निरस्त्रीकरण का कोई भी छोटा सा संकेत वास्तव में हिजबुल्लाह के साथ समन्वयित किया गया था, ताकि ऐसा दिखाया जा सके जैसे वास्तव में कुछ हो रहा है। लेकिन हमने देखा कि वर्तमान अभियान के पहले कुछ हफ्तों में इजराइल पर दागे गए लगभग आधे प्रक्षेपण लितानी के दक्षिण से आए थे। हमने देखा कि रदवान ब्रिगेड ने लितानी नदी आसानी से पार की। अभियान की शुरुआत में किसी ने भी उन्हें नहीं रोका, और वे अब तक हमारे खिलाफ सफलतापूर्वक ड्रोन और रॉकेट लॉन्च करते रहे। तो लेबनानी सेना वहां थी ही नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। जब तक वे खिज़बाना का सामना और गृह युद्ध का जोखिम उठाने को तैयार नहीं, मुझे नहीं लगता किसी भयानक स्थिति में बदलाव की कोई गुंजाइश है। तो आप कह रहे हैं कि राज्य संस्थाओं और सेना में गहरी घुसपैठ है, यानी राज्य के भीतर राज्य है। हाँ। तो क्या राष्ट्रपति जोसेफ ऑन लेबनान के, क्या वे इतने बहादुर हैं? आपने कहा कि लेबनानी नेतृत्व में बहादुरी की जरूरत है। क्या उनमें वो हिम्मत है जो आप जरूरी मानते हैं कदम उठाने की? मैंने शोधकर्ता के रूप में खासकर 7 अक्टूबर के बाद सीखा कि मैं अपने शोध विषयों के दिमाग में नहीं जा सकती। इसमें जोसेफ ऑन भी शामिल हैं। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि वे क्या कर रहे हैं तो मुझे कोई कार्रवाई नहीं दिखती। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूंगी। जोसेफ ऑन के सलाहकार को, जो युद्ध के बाद लेबनान के पुनर्निर्माण के लिए नामांकित किए गए थे, मेरा ख्याल है 2025 में। उनका नाम अली खामी है, और वे पिछली सरकार में खिज़बाना की ओर से मंत्री थे, और उससे पहले वे हिजबुल्लाह की ओर से संसद सदस्य थे। वे युद्ध के बाद लेबनान के पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रपति के सलाहकार और जिम्मेदार हैं। यह एक उदाहरण है।
ये आदमी अभी भी पद पर कैसे है? जोसेफ ऑन उन्हें गले क्यों लगा रहे हैं और जानबूझकर इरादतन उन्हें शामिल कर रहे हैं, जबकि वे जानते हैं कि इससे खेजबारा को कमजोर करने के बजाय उसे और ताकत मिलती है। तो मूल रूप से आप कह रहे हैं कि सिर्फ हिजबुल्लाह के सैन्य विंग को ही नहीं बल्कि उनके राजनीतिक विंग को भी खत्म करना चाहिए। लेबनानी जनता में उनकी कोई मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक जीत से भी ज्यादा, ठीक है, राजनीतिक जीत को मैं एक पल के लिए अलग रख देती हूँ। राजनीतिक जीत से भी ज्यादा वो जो आपने राज्य के भीतर राज्य की पूरी संरचना बताई थी। इसका मतलब है स्कूल्स, बॉय स्काउट्स, गैस स्टेशंस, बैंक, सुपरमार्केट, फार्मेसी, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, वित्तीय गतिविधियां, सामाजिक सेवाएं, जो कुछ भी आप, हिजबुल्लाह वहां अपने समर्थक आधार के लिए मौजूद है। और आज एक मौका है, क्योंकि हिजबुल्लाह का समर्थक आधार उन इलाकों से विस्थापित हो चुका है जिनमें हम लड़ रहे हैं। हाँ, वे विस्थापित है, तो उनकी देखभाल कौन कर रहा है? लेबनान सरकार के पास ये सुनिश्चित करने का मौका है कि इन विस्थापित लोगों की देखभाल सिर्फ लेबनान सरकार करे, ना कि हिजबुल्लाह। लेकिन आपके पास हिजबुल्लाह की बात है, तो ये मूल रूप से यही दिखाता है। देखिए, इजराइल और अमेरिका दोनों के अधिकारी कह रहे हैं कि इजरायली सेना की वापसी नहीं होगी, जो कि हिजबुल्लाह की मुख्य मांगों में से एक है, जब तक कि हिजबुल्लाह को निरस्त्र नहीं किया जाता। अब जैसा कि आप बता रहे हैं, इसमें सालों लग सकते हैं। और इस बीच हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना पर हमला करता रहेगा और शायद उत्तरी इजराइल में भी। तो ये दोनों रास्ते एक साथ कैसे चलते हैं? राजनयिक वार्ताओं का नया दौर कल शुरू होगा, लेकिन ये टकराव तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हिजबुल्लाह निरस्त्र नहीं हो जाता। पिछले वर्षों में हमने सीखा कि मध्य पूर्व में अद्भुत चीजें हो सकती है जो हमने सोची भी नहीं थी, लेकिन यहाँ एक सीमा भी है। और लेबनान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना, सबसे बड़े मुद्दे यानी हिजबुल्लाह को अनदेखा करना और मान लेना कि शांति स्थापित हो गई है, इस समस्या का समाधान किए बिना और राज्य के भीतर राज्य जैसी स्थिति जारी रखने से कुछ हल नहीं होगा। यह हमें सुरक्षा नहीं देगा, बल्कि लेबनान को हिजबुल्लाह को सौंप देगा। और यही वजह है कि मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि हमें लेबनान से पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं, समझौते और राजनीति और वो अच्छे अच्छे सम्मेलन, ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर लोगों को सुरक्षा चाहिए। जमीन पर हमें अपनी जान का डर था। जमीन पर हमास ने हिजबारा की आक्रमण योजना की हूबहू नकल की, बंधकों को मानव ढाल बनाकर इजरायलियों का नरसंहार किया। यह हिजबुल्लाह द्वारा 7 अक्टूबर से कई साल पहले प्रकाशित हुआ था। तो हमास ने हिजबुल्लाह की योजना की नकल की। हमास ने हिजबुल्लाह की योजना की नकल की, जिसे प्रकाशित किया गया था। मैं अपने केंद्र में हर रिपोर्टर को ये दिखाती हूँ। ऐसे हिजबुल्लाह ने गलील के साथ वही करने की योजना बनाई थी जो हमास ने किया था। गलील के लोग खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ये उनके साथ नहीं हुआ। अब ये कोई विकल्प नहीं है कि हम अपनी सीमा पर फिर से हिजबुल्लाह को देखें जैसे पहले देखा करते थे। मैं वहां रोज थी, हम उन्हें देखते थे, वे हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने दक्षिण लेबनान और सीमा के पास सभी इलाकों में आक्रमण के लिए जरूरी सारे हथियार और बाकी सब कुछ पहले ही तैनात कर दिए थे। किसी ने कुछ नहीं किया, न लेबनानी सशस्त्र बलों न यूनिफिल ने, और इसी वजह से हम फिर से ऐसा होने नहीं देंगे। जैसा कि मैंने कहा, लेबनान सरकार हमें ये नहीं दिखा रही कि वो आज सच में गंभीर है या कुछ बदला है। आप जानती हैं, दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने के प्रस्ताव को 20 साल हो गए, लेकिन कुछ नहीं बदला, बस बयानबाजी हो रही है। तो कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि अब तक हिजबुल्लाह या लेबनान ईरान के संरक्षण में था। अब ऐसा लगता है कि ये अमेरिका की ओर शिफ्ट हो गया है। अब अमेरिका और केंद्रीय भूमिका में है। क्या आप उस भूमिका का असर देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अमेरिका का कोई राजनीतिक हिजबुल्लाह पर प्रभाव नहीं है? शायद सैन्य रूप से, शायद आर्थिक रूप से। हाँ, अगर पूरी दुनिया हिजबुल्लाह की किसी भी वित्तीय गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दे तो यह बहुत मददगार होगा। लेकिन राजनीतिक रूप से अमेरिका का कोई प्रभाव नहीं है।
और यही वजह है कि जब तक इस्लामिक रिपब्लिक मौजूद है वे हिज़्बुल्लाह के मालिक हैं और वे उन पर कोई निवारक असर नहीं हुआ है। निवारक असर उन लोगों पर काम नहीं करता जो कट्टरपंथी विचारधारा रखते हैं, हमें मारना चाहते हैं और अपनी विचारधारा पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। खैर, यही उनके अस्तित्व का कारण है। ठीक है, तो अगर आप सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा बल्कि कुछ ठोस कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा, यह काम नहीं कर रहा है। मैं उन बयानों पर विश्वास नहीं करती। मैं वहां थी, मैंने 2006 के बाद देखा। आपको पता है 2006 से पहले कितने बयान दिए गए थे? क्या आप जानते हैं 2004 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 1559 पास किया था जिसमें लेबनान की सभी मिलिशियाओं को निरस्त्र करने की बात थी, खासकर हिजबुल्लाह को। क्यों? प्रधानमंत्री खारिदी की हत्या हो गई थी। इसका इजराइल से संबंध नहीं था, ये लेबनान की आंतरिक स्थिति से जुड़ा था और नहीं हुआ। तो हम लेबनान पर सीमित अमेरिकी प्रभाव देख रहे हैं, हिजबुल्लाह पर भी। खैर, दुर्भाग्यवश दोनों अब भी एक ही हैं। क्या आप इजराइल में स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया देख रहे हैं या इसका कितना प्रभाव पड़ता है? मेरा मानना है, और जैसा कि हमने वास्तव में देखा, जब ईरानियों ने मांग की कि ईरानी मोर्चे पर युद्ध विराम लेबनान के युद्ध विराम से जुड़ा हो तो ऐसा ही हुआ। लेकिन साथ ही हम अभी भी लेबनान में हैं, तो आप जानते हैं हकीकत यही है। जटिल है और अभी हमला जारी है। और हम अभी हमला कर रहे हैं, लेकिन वे भी अभी हमला कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि इसकी शुरुआत किसने की थी, लेकिन मुख्य बात है, जैसा मैंने कहा, हम काफी नहीं कर रहे हैं। मैं और देखना चाहती थी, लेकिन नहीं चाहती कि दोनों युद्ध विराम जुड़े हों। मैं समझती हूँ कि वे क्यों जुड़े हुए हैं। दरअसल इसमें मैं गलत थी। मुझे लगा था कि ईरान पर दबाव इतना ज्यादा होगा कि वे इस मांग को छोड़ देंगे और वे दूसरी मांगों पर ध्यान देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आखिरी हिस्से से पहले सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। अगर लेबनान सरकार निरस्त्रीकरण के साथ आगे बढ़ती है तो हिजबुल्लाह द्वारा लेबनान में गृह युद्ध छेड़ने की धमकी कितनी विश्वसनीय है? क्या वे ऐसा करेंगे या नहीं? हाँ, मुझे लगता है वे करेंगे, क्योंकि उनकी नजर में वे अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है। यह निराशाजनक है, लेकिन यही सच है। यह शो का रैपिड फायर सेगमेंट है। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं। संक्षेप में बताइए, आपके दिमाग में पहली बात क्या आती है? यह है पूर्व हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह। मृत। बिल्कुल। हाँ, हमने पहले इस बारे में बात की थी कि वो कितने प्रभावशाली थे। अब अगली तस्वीर देखते हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स। मैं उसकी तारीफ करना चाहती हूँ, जबकि आमतौर पर इजरायली राजनेताओं को नहीं देती। और पिछले 2 महीनों में इस बात को लेकर बहुत भ्रम था कि आईडीएफ का मिशन क्या है, हम वहां असल में क्या कर रहे हैं, और वो बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हम क्या करना चाहते हैं, यह तथ्य कि हम एक बफर बनाना चाहते हैं। ये पीली रेखा क्या है? वो थे, और मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने ऐसा किया। वास्तव में उन्हें उनके बयानों के कारण काफी आलोचना मिल रही है कि वे भड़काऊ हैं, उनमें किसी भी वास्तविक सामग्री की कमी है। तो फिर मेरी सराहना सिर्फ पिछले 2 महीनों में हिजबुल्लाह को लेकर कही गई बातों तक ही है। मैं यहाँ आम तौर पर तारीफ करने नहीं आई हूँ। ठीक है, ये भी ठीक है। वो जो मिल सकता है उसे स्वीकार कर लेगा। और आखिरी तस्वीर, ये लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन हैं। झूठा। झूठा। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। इस पद से पहले वह किस पद पर था? वो सेना का कमांडर था जिसने 20 साल तक हिजबुल्लाह को निरस्त्र नहीं किया। अब उनके उत्तराधिकारी रोडोल्फ हैकाल कह रहे हैं कि वो सेना को हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने नहीं भेजना चाहते, क्योंकि उनमें कई उनके परिवार के सदस्य हैं। हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स वही सैनिक है। तो क्या कोई संभावना या उम्मीद है कि लेबनानी सशस्त्र बल अमेरिका की मदद से और नई क्षमताओं के साथ निरस्त्रीकरण का कार्य कर पाएंगे?
अगर केवल यही किया जाएगा कि लेबनानी सशस्त्र बलों को पैसा दिया जाएगा तो ये पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है और इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन अगर ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक गिर जाती है और दुनिया भर में हिजबुल्लाह को अपनी वित्तीय गतिविधियों में कठिनाइयां होंगी और इजराइल हिजबुल्लाह के तस्करी मार्गों और निर्माण सुविधाओं पर हमला जारी रख सकेगा। शायद फिर से कहूं, मैं बहुत सावधानी से बोल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें केवल लेबनानी सशस्त्र बलों को पैसा देने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कुछ व्यापक करने की कोशिश करनी चाहिए, यह सोचकर कि इतना काफी होगा। यह काफी नहीं होगा। तो ये सिर्फ एक तरीके की नहीं बल्कि ऐसा करने की इच्छा की भी कमी का मामला है। तो हमें यहीं पर रुकना होगा, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरित अपना समय देने के लिए। अगले हफ्ते ऑन द रिकॉर्ड में जुड़िए। आज का एपिसोड और पिछले सभी शो YouTube व Spotify पर उपलब्ध है। धन्यवाद।